हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें अभी देखा जाए तो इसके 3 मेजर टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारा चौथा मेजर टॉपिक होता है सुरक्षा, यानी कि सिक्योरिटी से रिलेटेड कवर करेंगे। तो आपको बता दें कि ये हमारी जो मैगजीन है इसको हम 8 लेक्चर में कंप्लीट कराते हैं, जिसमें ऑलरेडी आपका आज मतलब कि 50% आज आपका कवर हो चुका होगा। फिर आपका 50% बचेगा, तो आगे के आपके लेक्चर दे दिए जाएंगे। तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहां से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये पीडीएफ हमारी जिस तरीके से हम इसको लिखते हैं, सेम एज इट इज वैसे ही पीडीएफ आपको अंडरलाइन करके दे दी जाएगी, ताकि आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हो पढ़ने के लिए। इस तरीके से हाईलाइटेड रहेगी, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। सिक्योरिटी से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है उसके अंतर्गत आता है, जैसे कि पहला सब टॉपिक इंटरपोल के बारे में, दूसरा आता है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 का जो मसौदा तैयार किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे, तटीय सुरक्षा योजना के बारे में, दूरसंचार यानी कि संदेशों के विधि सम्मत इंटरसेप्शन हेतु प्रक्रिया और रक्षोपाय नियम 2024 के बारे में इसके साथ पढ़ा जाएगा। और फिर आती है कुछ संक्षिप्त सुर्खियां, जैसे कि रक्षा मंत्रालय ने 2025 में सुधारों का वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। वॉरफेयर में अग्रणी प्रौद्योगिकियों के बारे में, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के बारे में पढ़ेंगे, फिच बूचरिंग स्कीम के बारे में, नौसैनिक लड़ाकू पोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस बागसिर और राष्ट्र को समर्पित की गई है इनके बारे में, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 के बारे में, वास्त्र के बारे में, पिल्लाई मिसाइल और पिनाका रॉकेट के बारे में, यू ड्रोन के बारे में, संजय सिस्टम के बारे में और सुर्खियों में रहे अभ्यास के बारे में। तो इस तरीके से ये हमारे आज के मेजर टॉपिक है। तो इन मेजर टॉपिक को एक एक करके कंप्लीट करते हैं। तो आज हमारा जो पहला सबसे पहले आज की क्लास का जो टॉपिक आता है वो आता है इंटरपोल। इंटरपोल ये आपकी सुरक्षा से रिलेटेड है। तो इंटरपोल को जानने के पहले कि ये सुर्खियों में क्यों रहा है, उसको जानने के पहले ये जानना होगा कि इंटरपोल आखिर होता क्या है, और इंटरपोल में किस तरीके की प्रक्रिया होती है, और भारत पोल के बारे में भी जानेंगे कि भारत पोल जो पोर्टल बनाया गया है उससे रिलेटेड क्या प्रावधान है, और इंटरपोल जो जिसका गठन किया गया है, इसका गठन कब किया गया है, क्यों किया गया है, इन सब के बारे में ओवरव्यू जानते हैं। तो हम इसका प्रेजेंट में इसका सुर्खियों में क्यों रहा है, इसको जानने के पहले ये जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन, यानी कि जैसे इंटरपोल का ये फुल नाम है, इसके बारे में जानते हैं कि इसका गठन होता है 1923 में। कहाँ पर होता है? वियना में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कांग्रेस में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में इसका गठन किया जाता है। और 1956 में आईसीपीसी की जो 25वीं महासभा में नए संविधान को अपनाने के बाद इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल कर दिया जाता है। इसमें टोटल 196 सदस्य देश होते हैं, भारत सहित इसके सदस्य होते हैं, और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक आता है। तो ये हमने इंटरपोल के बारे में जाना। इसका मुख्यालय क्या होता है? इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है। यह राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के अंतर्गत यह सदस्य देशों में इंटरपोल के साथ समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो का गठन किया गया है। और इसमें एक विश्वव्यापी पुलिस संचार नेटवर्क जो 24/7 माध्यम से महासचिवालय से जुड़ता है, और भारत में सीबीआई को इंटरपोल का राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो घोषित किया गया। इसमें एक इसका शासीय निकाय होता है जो महासभा, और महासभा और कार्यकारी समिति के तौर पर होती है। जो महासभा होती है वो सर्वोच्च शासी निकाय है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं, और एक वर्ष में एक बार बैठते हैं। कार्यकारी सदस्य के रूप में टोटल 13 सदस्य होते हैं, जिसमें महासभा के निर्णयों को क्रियान्वयन और महासचिवालय के प्रशासन एवं कार्यों की देखरेख के लिए जिम्मेदार शासी निकाय होते हैं, जिसमें अध्यक्ष सहित टोटल 13 सदस्य होते हैं, जिसकी बैठक 3 बार होती है, और यह 4 वर्ष के लिए चुना जाता है, और चुनाव इंटरपोल महासभा के द्वारा इसमें किया जाता है। तो ये आपके शासी निकाय के तौर पर कार्य करते हैं। फिर नोटिस की अंतर्गत बात करें तो इसमें जो इंटरपोल में कलर्ड कोडेड नोटिस होते हैं, जो सदस्य देशों के लिए सहयोग या अलर्ट के लिए जारी किए जाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध होते हैं, और ये सदस्य देशों की पुलिस की गंभीर अपराध से संबंधित जानकारी को देने में मदद करते हैं। और सचिवालय द्वारा नोटिस जारी किए जाते हैं कि इनके सभी सदस्य देशों को उपलब्ध कराया जाए। तो ये आपके इंटरपोल के बारे में है। तो इंटरपोल के बारे में आपको क्या-क्या चीजें याद रखनी है? पहली तो ये कि 1923 में इसका गठन होता है। किसके द्वारा किया जाता है? किस रूप में होता है? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कांग्रेस जो वियना में संपन्न होती है, उसके तहत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग का रूप में इसका गठन होता है। 1925 में 1956 में, यानी कि 25वीं वर्षगांठ जब मनाई जाती है, तो उस टाइम पर इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन कर दिया जाता है। इसमें टोटल 196 सदस्य हो, भारत इसमें भी शामिल है, और ये भारत संस्थापक सदस्यों में से एक आता है।
और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लियोन, फ्रांस में स्थित है। यही एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के अंतर्गत आता है, जिसमें शासी निकाय एक महासभा और कार्यकारी समिति के तौर पर आता है और इसमें कुछ नोटिस भी कलर कोडेड नोटिस के तहत इसमें सहयोग और अलर्ट जारी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध से होते हैं। तो ये आपके इसके इंपोर्टेंट पॉइंट निकल कर आ गए। अब हमने जान लिया कि इंटरपोल क्या है, अब जान लेते हैं कि इससे रिलेटेड अभी प्रेजेंट में क्या मुद्दा रहा है। कि हाल में देखते हैं कि इंटरपोल ने अपना पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है। तो क्या किया गया है? इसके द्वारा फर्स्ट सिल्वर नोटिस जारी किया गया है। सिल्वर नोटिस एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें भारत सहित 52 देश शामिल हों और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इंटरपोल से बिना बाधा के संपर्क स्थापित करने के लिए भारत पोल पोर्टल भी लॉन्च किया है। तो क्या किया गया है कि एक तो ये इंटरपोल है, इंटरपोल ने अपना पहला सिल्वर नोटिस जारी किया हुआ है। सिल्वर नोटिस जारी करने के बाद जिसमें 52 सदस्य देश शामिल हैं और इसी को जारी करने के साथ देखा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत पोर्टल को भी लॉन्च किया है, भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है। अब भारत पोल पोर्टल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे इसके द्वारा तो ये किया गया है तो वो तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन भारत के द्वारा भारत पोल पोर्टल जो लॉन्च किया गया है ये इम्पोर्टेंट है। तो ये किस तरीके से वर्क करता है इसमें जानते हैं। है तो ये पुलिस से रिलेटेड ही, तो पुलिस से संबंधित ही होगा। तो इसमें इंटरनेशनल पुलिस से सहयोग प्राप्त करने के लिए डेवलप किया गया है जो एक ऑनलाइन पोर्टल, यानी कि जो भारत पोर्टल होगा, इससे हम इंटरनेशनल पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेशनल के लिए बल पर इसको डेवलप किया गया है। यह ऑनलाइन पोर्टल को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के द्वारा विकसित किया गया और इसमें भारत में प्रत्येक जांच एजेंसी और पुलिस बल इंटरपोल के साथ सहजता से जुड़ सकेंगे, जिससे जांच में तेजी आएगी। तो इसमें ये पुलिस बल सहजता के साथ जुड़ेंगे और जांच में तेजी लाने के लिए इस तरीके के मॉडल को विकसित किया गया है। इंटरनेशनल कनेक्शन इसमें जोड़ने के संदर्भ में भारत पोल के प्रमुख 5 मॉड्यूल भी आते हैं, जैसे कि पहला आता है कनेक्टिविटी के केंद्र में। यह भारत की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, की विस्तार एजेंसी के रूप में कार्य करने में सक्षम है। और यह इंटरपोल नोटिस जो है वह मॉड्यूल इंटरपोल द्वारा नोटिस जारी करने के अनुरोध में त्वरित, सुरक्षित और व्यवस्थित प्रसारण सुनिश्चित करेगी। रेफरेंस के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें अन्य 195 सहित देशों में डेटा और रेफरेंस प्राप्त करने में मदद मिलेगी और विदेशी जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया भी इसमें आसान हो जाएगी। और इसके ब्रॉडकास्टिंग में 195 अन्य सदस्य देशों में सहायता के लिए अनुरोध ब्रॉडकास्ट के माध्यम से तुरंत उपलब्ध होंगे। और इसमें रिसोर्स के अंतर्गत देखा जाए तो यह डॉक्यूमेंट में आदान प्रदान और प्रबंधन तथा क्षमता निर्माण पहलों को आसान बनाता है। तो ये रेफरेंस और रिसोर्स और ब्रॉडकास्टिंग के संदर्भ में ये सब चीजें इसके 5 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। तो कौन कौन से 5 मॉड्यूल है? एक तो कनेक्टिविटी के संदर्भ में, दूसरा आएगा इंटरपोल नोटिस के बारे में, तीसरा आएगा रेफरेंस के बारे में, चौथा आएगा ब्रॉडकास्ट में और पांचवा आएगा रिसोर्स के रिलेटेड। तो इस तरीके से भारत पोल के ये 5 मॉड्यूल है। ये 5 मॉड्यूल है। अब जान लेते हैं कि इन भारत पोल के क्या इंपोर्टेंस है। जैसे कि प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत देखा जाए तो सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता में सुधार और के उनका समर्थन करता है। रियल टाइम इंटरफेस होता है जो अपराध नियंत्रण उपायों को मजबूत करने के लिए एजेंसियों के बीच बाधा रहित संचार को सक्षम बनाता है। त्वरित प्रतिक्रिया देखने को मिलती है जिसमें रियल टाइम डेटा साझा करने के लिए घरेलू अंतर्राष्ट्रीय अनुरोधों पर त्वरित कार्रवाई होती है। इंटरपोल डेटाबेस पर पहुंच होती है जिससे डेटा विश्लेषण और अपराध रोकथाम रणनीतियों के लिए 19 प्रकार के डेटाबेस तक पहुंच होती है। तो इस तरीके से इसमें भारत पोल के ये महत्व के बारे में आता है। अब आगे की ओर चलते हैं तो देखते हैं कि इंटरपोल की जो सदस्यता प्रक्रिया है वो किस तरीके से वर्क करती है, किसमें इच्छुक देश सदस्यता के लिए आवेदन करता है। आवेदन इंटरपोल महासभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। महासभा में आवेदन की वोटिंग की जाती है और सदस्यता के इच्छुक देश को कुल पड़े पदों का 2/3 मत प्राप्त करना अनिवार्य होता है। और यदि सदस्यता स्वीकृत हो जाती है तो उस देश को तुरंत इंटरपोल का सदस्य देश मान लिया जाता है और एकीकरण प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाती है। तो ये इंटरपोल की ये सदस्यता प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत ये प्रावधान देखने को मिलते हैं। अब इंटरपोल में कितने प्रकार के नोटिस होते हैं, जैसे कि ये इसमें जो नोटिस जारी किया गया सिल्वर नोटिस, तो ये पहली बार जारी किया गया, तो इसके पहले कौन कौन से नोटिस जारी किए जा चुके हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला तो इसमें रेड नोटिस होता है जो व्यक्ति की लोकेशन का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए किया जाता है। ब्लू नोटिस जो जारी किया जाता है जिसमें व्यक्ति की पहचान, लोकेशन या गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए। ग्रीन नोटिस जो होता है वह किसी व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी देने के लिए। पर्पल नोटिस जो आता है वह आपराधिक तरीके अपराधियों की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए होता है। इंटरपोल, यूएनएससी
विशेष नोटिस होता है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समिति के प्रतिबंधों के अधीन संस्थाओं के लिए होता है। येलो नोटिस जो आता है वह लापता व्यक्तियों, अक्सर नाबालिगों का पता लगाने में मदद करने के लिए किया जाता है। ब्लैक नोटिस जो होता है अज्ञात सबों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए है। ऑरेंज नोटिस जो आता है सार्वजनिक सुरक्षा के लिए, गंभीर और आकस्मिक खतरों की चेतावनी देने के लिए। और सिल्वर नोटिस जो होता है वो आपराधिक परिसंपत्तियों की पहचान और पता लगाने के लिए जारी किया जाता है। तो इस तरीके से प्रेजेंट में सिल्वर नोटिस को जारी किया है फर्स्ट टाइम पर, और इसके पहले इस तरीके के नोटिस जारी किए गए। भारत में कौन सा पुल जारी किया गया है? भारत पुल जारी किया गया है। किस लिए जारी किया गया है? ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस में सहायता एवं सहयोग के लिए किया गया है। इसमें कितने चरण, इसके 5 क्राइटेरिया में इसको डिवाइड किया गया है। अब आते हैं हम कि इंटरपोल की भारत में क्या भूमिका है। तो इंटरपोल जो है वह राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में सीबीआई के संदर्भ में देखा जाए तो इंटरपोल संपर्क अधिकारी होते हैं, जिसमें सीबीआई भारत के सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इंटरपोल के साथ सहयोग करने के लिए नामित आईएलओ के माध्यम से आपस में जुड़ती है। ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर जो होते हैं वह नई दिल्ली स्थित सीबीआई का ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर 24/7 आधार पर रेफरेंस पर शीघ्रता पूर्वक अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रवर्तन सहायता प्रदान करने के लिए कार्य करता है। इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम 2023 होते हैं जो भारत द्वारा आयोजित। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दुनिया भर में युवा पुलिस लीडर्स को प्रशिक्षित करना है तथा उसमें अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझ विकसित करने में मदद करना है। तो ये इंटरपोल की भारत में भूमिका होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस सहयोग की आवश्यकता क्यों रही है? जैसे कि अपराधों की अंतर्राष्ट्रीय प्रगति होना, कि यह मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध व्यापार, तस्करी जैसे अपराध किसी एक राष्ट्र की सीमाओं तक सीमित नहीं रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि इंटरपोल ने साइबर क्षेत्र से जुड़े हुए वित्तीय अपराधों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समन्वय को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन HAECHI शुरू किया हुआ है। नए युग की आपराधिक गतिविधियां रही हैं साइबर अपराध, कट्टरपंथ, मानव तस्करी जैसे नए खतरों और वैश्विक कानूनों में मौजूद खामियों को फायदा उठा रहे हैं। जैसे नवंबर 2024 में इंटरपोल ने ऑपरेशन सेरेनिटी के तहत अफ्रीका में 19 देशों में 1000 से अधिक संदिग्ध साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया और इन अपराधियों में 35,000 से अधिक लोगों को शिकार बनाया। आतंकवाद रोधी प्रयास देखने को मिले हैं। विधिक सहायता दंड को मजबूत किया गया है। संसाधनों का एक इष्टतम प्रयोग देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के साथ सहयोग में कुछ बाधाएं भी देखने को मिलती है, जैसे कि कानून और प्रक्रिया में अंतर का होना। कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके की स्थितियां देखने को मिले तो अलग अलग देशों की अलग अलग कानून प्रणाली होती है। आपराधिक कानून, मानवाधिकार मानकों में अलग अंतर होने के कारण जांच प्रक्रियाओं, साक्ष्य संग्रह, मुकदमे चलाने में समस्या उत्पन्न होती है। संस्कृति से जुड़ी बाधाएं भी होती हैं कि अलग अलग भाषाओं की वजह से सही तरीके से संचार नहीं हो पाता। संसाधनों की कमी होती है कि सभी देशों में तकनीकी क्षमता समान नहीं होने की वजह से सूचना साझा करने में समस्या उत्पन्न होती है। राजनीतिक उदासीनता देखने को मिलती है कि देश के बीच राजनीतिक तनाव, परस्पर विरोधी राष्ट्रीय हित भी जांच में व्यापक सहयोग में बाधा डालते हैं। और निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो वैसे तो देशों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद, अलग अलग कानून और डेटा की गोपनीयता संबंधी चिंताएं पहले बनी हुई है। फिर भी राष्ट्रों के बीच निरंतर सहयोग, तकनीकी प्रगति, कूटनीतिक प्रयास, विश्व के पुलिस संगठनों के बीच तालमेल प्रयासों को बेहतर बनाया जा सकता है। और तो चूंकि तेजी से परस्पर जुड़ रही थी दुनिया की आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इसमें सुरक्षित और अधिक न्यायपूर्ण वैश्विक समाज को सुनिश्चित करने के लिए विश्व की पुलिस एजेंसियों के बीच सहयोग आवश्यक होते हैं। तो इस तरीके से इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में एक ओवरव्यू है। अब आते हैं हम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 का मसौदा आया हुआ है, इस मसौदे के बारे में जानती है कि इसे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि MEI TY मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, लागू किया गया है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2023 के अंतर्गत लागू होता है और यह जो है इसकी संक्षिप्त पृष्ठभूमि के तौर पर जानी जाए तो इसे 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने के एस पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघवाद में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। और इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को मजबूत डेटा सुरक्षा मैकेनिज्म सुरक्षा को स्थापित करने का निर्देश दिया हुआ था। 2017 में जस्टिस BN कृष्णा की समिति ने डेटा सुरक्षा संबंधी मुद्दों की जांच की हुई थी। इस समिति में सिफारिशों के आधार पर व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 प्रस्तुत किया गया और इसे बाद में वापस भी ले लिया गया। और इसमें DPDP विधेयक 2022 का मसौदा जारी करके लोगों ने सुझाव आमंत्रित किए और बाद में ऐसा मसौदा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण 2023 के अंतर्गत इसे लागू किया गया। DPDP जो है वह एक इसके 2025 के मुख्य सिद्धांतों के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आता है कि ये इसमें नोटिस की आवश्यकता है कि डेटा फिड्यूशरी यानी कि डेटा प्रोसेसिंग के उद्देश्य और प्रणाली को निर्धारित करने वाली इकाई को डेटा उपयोगकर्ता को स्पष्ट और व्यापक नोटिस प्रदान करना अनिवार्य है। व्यक्तिगत डेटा की चोरी सूचना में ये होता है। व्यक्तिगत डेटा को हटाना, सीमा पार डेटा स्थानांतरण इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं।
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के बारे में बात करें तो यह अधिनियम प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और प्रोसेसिंग के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क स्थापित करता है और इसमें कुछ प्रावधान डिजिटल व्यक्तिगत डेटा अर्थात डिजिटल रूप से व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करता है। डेटा प्रोसेसिंग के लिए डेटा फिड्यूशरी यानी डेटा को प्रोसेस करने वाले व्यक्ति, कंपनियों और संस्थाओं के दायित्व तो होते हैं। डेटा प्रिंसिपल में वह व्यक्ति जिससे डेटा संबंधित अधिकार और कर्तव्य होते हैं। कंसेंट मैनेजर अर्थात वह व्यक्ति या संस्था जो आधिकारिक तौर पर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया यहाँ पंजीकृत होते हैं और यह अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के उल्लंघन के लिए आर्थिक दंड होते हैं। तो ये डिजिटल व्यक्तिगत डेटा 2023 के बारे में प्रमुख प्रावधान आते हैं। मजबूत डेटा प्रबंधन नीतियों और अधिनियम के लाभों को देखा जाए तो इसमें विशाल और सुव्यवस्थित डेटा इकोसिस्टम डिजिटल अर्थव्यवस्था, इनोवेशन, उद्यमशीलता और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करेगा। डेटा राष्ट्रीय महत्व की परिसंपत्ति है जिसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून प्रवर्तन, निजता की सुरक्षा आदि डेटा लोकलाइजेशन आवश्यक है। उचित डेटा संरक्षण विनिमय हो जाने से देश के भीतर सूचना संबंधी निजता सुनिश्चित की जाती है। डेटा स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा पर कर, गरीबी, लोक सुरक्षा जैसे सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में संकेतकों में पर्याप्त सुधार लाया जा सकता है। तो इसके बारे में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के कुछ मुख्य प्रावधान है जिसमें लागू होना के बारे में देखा जाए तो भारत के भीतर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग जहां निम्नलिखित रूप से डेटा एकत्र किया जाता है, डिजिटल रूप में, गैर डिजिटल रूप में, जैसे बाद में डिजिटल रूप दिया हो। भारत के लोगों में डेटा को बाहर के बाहर प्रोसेसिंग करना यदि ये डेटा भारत के वस्तुओं एवं सेवाओं के वितरण की प्राप्ति की जाती है। यह कानून निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा जिसमें व्यक्तिगत या निजी उद्देश्य के व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेस करने पर और व्यक्तिगत डेटा जिसे निम्नलिखित सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है या एकत्र किया गया है। सहमति के अंतर्गत बात करें तो यह जो है वह डेटा प्रिंसिपल में द्वारा की गई सहमति के बाद ही व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है और वो भी केवल वैध उद्देश्य के लिए। भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड के अंतर्गत बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा इसका गठन करने का प्रावधान है। इस बोर्ड के प्रमुख कार्य में आता है नियमों के अनुपालन की निगरानी करना, उल्लंघन के मामले में जुर्माना लगाना, डेटा उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक कार्यवाही की डेटा फिड्यूशरी को निर्देश देना, प्रभावित व्यक्तियों द्वारा की गई कार्यवाही की सुनवाई करना होगा। डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और कर्तव्य के बारे में देखा जाए तो इसके निम्नलिखित आधार होते हैं जैसे कि अपने डेटा की प्रोसेसिंग करने के बारे में जानकारी प्राप्त करना, व्यक्तिगत डेटा में संशोधन करने और उसे हटाने की मांग होना और एक डेटा प्रिंसिपल को डेटा फिड्यूशरी के बाद शिकायत दर्ज कराने का अधिकार होगा। डेटा फिड्यूशरी के दायित्व को देखा जाए तो यह डेटा प्रोसेसिंग के उद्देश्य और तरीकों को निर्धारित करने वाला यूनिट होता है और ये डेटा की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करना होता है और व्यक्तिगत डेटा के उल्लंघन में उचित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना है। महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी के बारे में देखें तो केंद्र सरकार में निम्नलिखित कारकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किसी भी डेटा फिड्यूशरी को महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशरी के रूप में अधिसूचित किया गया और ये डेटा सुरक्षा अधिकारी और एक स्वतंत्र डेटा ऑडिटर नियुक्त करने और डेटा साझा करने के प्रभाव का आकलन करने के कुछ दायित्व भी होते हैं। माता-पिता की सहमति के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें डीपीडीपी में धारा 23 में धारा 9 में डेटा फिड्यूशरी के बालकों के डेटा को प्रोसेस करने में माता-पिता या कानूनी अभिभावकों से सत्यापन योग्य सहमति प्राप्त करनी होगी। अधिनियम के तहत कुछ छूट दी जाती है। डेटा प्रिंसिपल के अधिकार डेटा फिड्यूशरी के दायित्व में निम्नलिखित मामलों में ये लागू नहीं होते हैं। अधिसूचित एजेंसियों द्वारा देश की सुरक्षा, संप्रभुता, लोक व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से डेटा संग्रह करना। अनुसंधान के मामले में देखा जाए तो यह इकाई और सांख्यिकी उद्देश्यों के डेटा प्राप्त करना। स्टार्टअप या डेटा फिड्यूशरी और अन्य अधिसूचित श्रेणियों के लिए कानूनी अधिकारों के नियम को लागू करने के लिए, अपराधों को रोकने और उनकी जांच करने के लिए, न्यायिक और बेनामी संबंधी कार्य करने के लिए, विदेशी अनुबंध के तहत गैर निवासियों के व्यक्तिगत डेटा के भारत में प्रोसेसिंग करने के लिए और केंद्र सरकार के देश की सुरक्षा और लोक व्यवस्था बनाने के लिए कुछ गतिविधियों के प्रावधानों में छूट दे सकते हैं। तो इस तरीके से डेटा प्रिंसिपल के आधार पर इसमें कुछ छूटें दी गई हैं। इसके कुछ जुड़ी समस्याएं हैं और कुछ चिंताएं भी है जैसे कि मूल अधिकारों का उल्लंघन होना, जरूरी अधिकारों को शामिल नहीं किया जाना, देश के बाहर डेटा भेजना और सरकारी एजेंसियों को छूट देना, निजता के उल्लंघन का खतरा बना रहता है और व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग से जुड़े कुछ खतरों को रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं है और डेटा संरक्षण बोर्ड की भी स्वतंत्रता इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। आगे की राय में देखा जाए तो यह विश्व की सर्वोत्तम कार्य पद्धति को अपनाना होगा जिससे मानक प्रावधानों को अपनाया जा सके। द्विपक्षीय समझौता करना, नियमों को अपडेट करना और अलग-अलग टास्क फोर्स गठित करना जिससे एआई प्राइवेसी टास्क फोर्स गठित करना जिससे इसके कार्यों को और प्रभावी तरीके से नियम बनाए जा सके। शब्दावलियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होता है। अब आते हैं तटीय सुरक्षा योजना के बारे में कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तटीय सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के दौरान कई कमियों को रेखांकित किया है। तटीय सुरक्षा योजना के बारे में बात करें तो यह योजना जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2005 में इसे जारी किया हुआ है। यह योजना का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों विशेषकर तट के निकट उथले पानी में गश्त लगाने और निगरानी करने के लिए तटीय पुलिस की
अवसंरचना को ये मजबूत करते हैं, जिसमें योजना के विभिन्न चरण होते हैं। पहले चरण के अंतर्गत 2005 और 11 में एक पहला चरण आता है, जो तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर अवसंरचना स्थापित करता है। और सरकार ने सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 73 तटीय पुलिस स्टेशन, 97 चेक पोस्ट, 58 चौकियां, 30 ऑपरेशन बैरक स्थापित करने में सहायता प्रदान की। और चरण 2 में 2011 से 2020 में तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा खतरों और कमियों के विश्लेषण के आधार पर तटीय सुरक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पर अनुमान लगाया। और चरण थर्ड में वर्तमान में केंद्र सरकार की इस चरण प्रक्रिया को तैयार किया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो चरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंतर्गत इसको पूरा किया जा रहा है। भारत में तटीय सुरक्षा की इंपोर्टेंस, जैसे कि व्यापार सुरक्षा, मार्गों की सुरक्षा होना, जिसमें मात्रा के आधार पर 95% और मूल्य के आधार पर 70% व्यापार समुद्री मार्गों के माध्यम से किया जाए। बंदरगाह अवसंरचना की सुरक्षा होगी, जिसमें 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 लघु बंदरगाह होंगे। और आर्थिक क्षेत्र में 2.37 मिलियन वर्ग किलोमीटर होगा। मत्स्यिकी और मछुआरा समुदाय के अंतर्गत देखा जाए तो यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, और इसमें 40 लाख मछुआरे तटीय क्षेत्रों में बसे हैं। आतंकी खतरे भी है कि नवंबर 2008 में मुंबई में आतंकी हमले समुद्री मार्ग से हुए। अब आते हैं कि भारत में तटीय तटीय सुरक्षा से जुड़े कुछ समग्र चुनौतियां आती हैं, जैसे कि स्थलाकृति और भौगोलिक अवस्थिति का होना। कि भारत की तटरेखा 7,516 किलोमीटर लंबी है, और इसमें कई नदी मुख, क्रीक और नदिकाएं या रिवुलेट शामिल है। ये चोरी छिपे भारत में घुसपैठ और समुद्री मार्ग में आतंकवादियों भारत में प्रवेश को आसान बनाती है। भारतीय तटरक्षक बल में कार्यबल की कमी है, प्रशिक्षण में कमी, अवसंरचना की कमी, व्यवस्था में कमी इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। और मछुआरों में नौकाओं की निगरानी भी, ये जो जिसमें भारतीय जो जल क्षेत्र है उसमें 300,000 या 3 लाख से अधिक पंजीकृत मछुआरे सक्रिय हैं। और जो मुंबई में 1993 में लगातार बम धमाकों के इस्तेमाल से विस्फोट होके मछुआरों की नौकाओं में महाराष्ट्र के रायगढ़ तट पर लाया गया था। तो ये उदाहरण के तौर पर कुछ उदाहरण को आप जब ये फ्री में तो नहीं आते इस तरीके के, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि चुनौतियों को, ज्यादातर चैलेंजेस आपके मेंस के एग्जाम में ही देखने को मिलती हैं। तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कुछ अन्य पहले हैं, जैसे कि पहली, समुद्री सुरक्षा का आधुनिकीकरण होना। जैसे कि भारत की जो समुद्री सुरक्षा एजेंसियां हैं, नौसेना, तटरक्षक बल, मरीन पुलिस की क्षमता की वृद्धि की जा रही है, और नए उपकरणों, जहाजों, पनडुब्बियों, हेलीकॉप्टर, रडार, सैटेलाइट लैस किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप कमान भारत की 3 रक्षा सेनाओं में थल सेना, नौसेना, वायु सीमा की संयुक्त कमान है, जिसमें भारतीय तटरक्षक बल, थिएटर कमान शामिल है। प्रोजेक्ट सीबर्ड के तहत भारतीय नौसेना ने गोवा के समीप कारवार में आईएनएस कदम नौसेना के अड्डे स्थापित किए हैं। तकनीकी सर्विलांस सिस्टम में तटीय निगरानी नेटवर्क, राष्ट्रीय कमान नियंत्रण संचार, खुफिया नेटवर्क और राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता परियोजना जैसी परियोजनाएं समुद्री क्षेत्र की समग्र और एकीकृत निगरानी प्रणाली को तैयार की गई हैं। और इसमें NC3I स्थापना द्वीपीय क्षेत्रों सहित देश के समुद्री तट पर नौसेना और तटरक्षक बल और अधीनस्थ एजेंसियों के परिचालन केंद्रों को जोड़ने के लिए की गई। सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल का होना, जिसमें समुद्री और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय समिति, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय, संयुक्त संचालन केंद्र और तटीय सुरक्षा संचालन केंद्र जैसी संस्थाएं अलग-अलग एजेंसियों द्वारा स्वतंत्र रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति को दूर करके एक दूसरे के समन्वय में कार्य करने में मदद करती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अंतर्गत देखा जाए तो ये क्षेत्र सभी के लिए सुरक्षा और विकास पहल को क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक विकास और संरक्षित समुद्री क्षेत्र में सुनिश्चित करने में प्राथमिकता देती है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी और हिंद महासागर एसोसिएशन जैसे फोरम संवाद, सहयोग और साझा समुद्री चुनौतियों के समाधान के लिए समन्वित प्रयासों को बढ़ावा देते हैं। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो तटीय सुरक्षा की बढ़ती चिंताओं को देखते हुए सरकार ने मौजूदा तटीय सुरक्षा में मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए कहा है। तो अब आते हैं नेक्स्ट, दूरसंचार या संदेशों के विधि सम्मत इंटरसेप्शन हेतु प्रक्रियाएं एवं रक्षा उपाय नियम 2024 आया है। इसके बारे में कि हाल ही में केंद्र सरकार ने दूरसंचार नियम 2024 की अधिसूचित किया और भारत के टेलीफोन इंटरसेप्शन में अनुमति दी हुई है। नए नियम 2024 में मुख्य प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें कानूनी आधार आता है कि ये नियम दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 56 के तहत अधिसूचित किए गए, और ये नियम भारतीय टेलीग्राफ नियम 1951 के नियम 419 और 419 की जगह लेगी। और इसमें अधिकृत एजेंसियों में केंद्र सरकार लोक आपातकाल यानी कि पब्लिक इमरजेंसी या लोक सुरक्षा, पब्लिक सेफ्टी से जुड़ी चिंताओं के मामले में मैसेज को इंटरसेप्ट करने के लिए एजेंसियों को अधिकृत कर सकती है, लेकिन इसके लिए सक्षम अधिकारी या संस्था से अनुमति लेना
आवश्यक होता है। दूरसंचार नियम 2024 के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो इसमें आता है कि सब देशों के कानूनी इंटरसेप्शन के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय है, जैसे कि अनुमोदन प्रक्रिया में एक मानक प्रक्रिया होती है जो केवल संयुक्त सचिव या उसके उच्च अधिकारी ही इंटरसेप्शन पर आदेश जारी कर सकते हैं। अधिकृत एजेंसी का प्रमुख या उसके बाद दूसरा वरिष्ठ अधिकारी 7 दिवसों के भीतर पुष्टि के साथ आदेश जारी कर सकता है। सुरक्षा उपाय और समीक्षा के अंतर्गत देखें तो इंटरसेप्शन की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब अन्य तरीकों से सूचना प्राप्त न हो, जिसमें केंद्रीय समीक्षा समिति, कैबिनेट सचिव और सदस्य में सचिव जो कि विधि कार्य विभाग और सचिव दूरसंचार के अंतर्गत है, और राज्य समीक्षा समिति में अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं और सदस्य सचिव विधि और सचिव राज्य सरकार के होते हैं। इसकी वैधता अवधि में प्रारंभिक 60 वर्ष और अधिकतम 180 दिन होता है, और डेटा को समाप्त करने में देखा जाए तो रिकॉर्ड को हर 6 महीने में नष्ट किया जाना आवश्यक होता है। भारत में फोन इंटरसेप्शन की वैधता के बारे में बात करें तो इसमें पहला तो आता है दूरसंचार अधिनियम 2023, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ नियम 1933 के निरस्त करता है, और ये कानून सरकार की निगरानी करने और उन्हें अनुमति देते हैं, और यह किसी भी लोक आपातकाल की स्थिति में लोक सुरक्षा के हित के दूरसंचार उपकरणों को इंटरसेप्ट करने का प्रावधान करता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में यह कानून के डेटा के सभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट करने की अनुमति देता है, और यह धारा 69 केंद्र राज्यों के बीच किसी कंप्यूटर रिसोर्सेज से उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहित किसी भी सूचना को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या डिस्क्रिप्ट करने का अधिकार देता है। सूचना प्रौद्योगिकी में सूचना के अवरोधन, निगरानी, डिस्क्रिप्शन की प्रक्रिया और सुरक्षा नियम 2009 में प्रावधान किए गए हैं, जिसमें सक्षम प्राधिकारी सरकार की किसी एजेंसी को किसी कंप्यूटर रिसोर्स से उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त, संग्रहित किसी भी सूचना को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या डिक्रिप्ट करने पर अधिकृत कर सकता है। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी के जो नियम है जिसमें इसके अंतर्गत बताया पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघवाद के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि फोन टैपिंग संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, और फोन टैपिंग की अनुमति केवल उन्हीं मामलों में दी जानी चाहिए जिसमें अनुच्छेद 19 का क्लॉज जो 2 है उसके तहत मौलिक अधिकारों में लगाए गए उचित प्रतिबंध के दायरे में आते हैं। फोन इंटरसेप्शन से नियमों से जुड़ी चिंताएं जैसे कि निजता के अधिकार का उल्लंघन होना, स्पष्टता का अभाव दिखाई देता है, शक्तियों का केंद्रीकृत होना, कुछ मामलों में रिकॉर्डेड डेटा को अनिश्चित काल तक रखना, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए सुरक्षा की कमी, जवाबदेही का अभाव देखने को मिलता है। इस तरीके की ये इसके समक्ष चुनौतियां, चिंताएं देखने को मिलती हैं। आगे की राय में देखा जाए तो कानून को अपने अपने स्तर पर व्याख्या को सीमित करना, जिसमें लोक आपातकाल और लोक व्यवस्था जैसी शब्दावलियां स्पष्ट रूप से परिभाषित करनी चाहिए, ताकि केवल सुरक्षा के लिए ही, ना कि इसका जो उपयोग हो वह सर्विलांस के लिए, केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हो, ना कि राजनीतिक मंशा के लिए। स्वतंत्र ओवरसाइट संस्था की स्थापना की जानी चाहिए। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की सुरक्षा इसके अंतर्गत होनी चाहिए। जवाबदेही जो होती है इसमें इंटरसेप्शन रिकॉर्ड्स का स्वतंत्र प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से ऑडिट किया जाना चाहिए, ताकि दुरुपयोग को रोका जा सके, और इसमें संख्या और इसके उद्देश्यों का समय समय पर सार्वजनिक करने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए, और इसे सार्वजनिक करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान रखा जाना चाहिए, और फोन इंटरसेप्शन के अधिकारों का दुरुपयोग करने वाले सक्षम प्राधिकारी की स्वतंत्र तरीके से जांच कराई जानी चाहिए, और दोषी पाए जाने पर उसकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। संक्षिप्त सुर्खियों के अंतर्गत देखें तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, कि रक्षा मंत्रालय की इस घोषणा का जो उद्देश्य है सशक्त बलों को एडवांस तकनीक से लैस करके उसका आधुनिकीकरण करना और उन्हें मल्टी डोमेन में सक्षम, कॉम्बैट रेडी यानी कि युद्ध तत्पर बल बनाया जा सकेगा। इस घोषणा का लक्ष्य वर्तमान और भविष्य के सुधारों को गति देना, और ऐसे में भारतीय सशस्त्र बल विभिन्न क्षेत्रों जैसे थल, जल, वायु, अंतरिक्ष, साइबर स्पेस से युद्ध संचालन को एकीकृत रूप से अंजाम देने में सक्षम होते हैं। सुधारों के लिए ध्यान देने के लिए पहचाने गए क्षेत्र में जैसे कि एकीकृत थिएटर कमान, जो कि एक इसकी स्थापना सुविधाजनक बनाने के लिए तीनों सेनाओं द्वारा एक साथ मिलकर काम करने और एकीकृत पहलू को बढ़ावा देने के लिए है, और यह कमान त्रिसेवा कमान होती है जिसमें थल सेना, वायुसेना, नौसेना यूनिट शामिल होती है, और एकीकृत कमान सामूहिक रूप से किसी निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को निपटाता है। नई प्रौद्योगिकी और नई युद्ध क्षेत्र होते हैं जो साइबर और अंतरिक्ष युद्ध क्षेत्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक्स जैसे क्षेत्रों की क्षमता पर बल दिया जाता है, और भारतीय रक्षा बल में भविष्य के लिए युद्ध के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ज्ञान साझा करना, जिससे व्यवसाय करना आसान बनाते हुए सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सकता है। रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण करने के लिए शुरू की गई पहल, जिसमें निजी क्षेत्र और एमएसएमई की भागीदारी को बढ़ावा देना। फिर स्वदेशी रक्षा उत्पादों को निर्माण को बढ़ावा देने के लिए आईडेक्स योजना या सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है।
उदार एफडीआई नीति जिसमें आधुनिक तकनीकी प्राप्त करने के लिए कंपनियों के लिए स्वचालित मार्ग से रक्षा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाकर 74% और सरकारी मार्ग से एफडीआई सीमा बढ़ाकर 100% कर दिया जाना होता है। इसके सहयोग में कुछ प्रयास किए गए हैं, जैसे कि तीनों सेनाओं द्वारा अलग-अलग कार्य करने के लिए हतोत्साहित किया जाएगा। सब अन्य सैन्य या सिविल प्रशासन और सेना के बीच में समन्वय होगा। तीनों सेनाओं के बीच सहयोग और प्रशिक्षण में संयुक्त परिचालन विकसित किया जाएगा और रक्षा और निर्यात और अनुसंधान विकास के अंतर्गत इसमें रक्षा उत्पादों के लिए एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में पहचान दिलाने पर जोर दिया गया है और रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और साझेदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस तरीके से आता है। वॉरफेयर में अग्रणी प्रौद्योगिकियों के बारे में कि अग्रणी प्रौद्योगिकियां जो है वह एआई आधारित वॉरफेयर, प्रॉक्सी वॉरफेयर, अंतरिक्ष आधारित वॉरफेयर, साइबर हमले पारंपरिक वॉरफेयर के स्वरूप को बदल रहे हैं और इससे देशों की सुरक्षा के समक्ष बड़ी चुनौती उत्पन्न हो रही है। वर्तमान वॉरफेयर में जो उपयोग की जाने वाली अग्रणी चुनौती प्रौद्योगिकियां हैं, जिसमें एआई आधारित वॉरफेयर होगा, जो कि साधन जटिल निर्णयों जैसे लक्ष्य का चयन, सैन्य क्षति का आकलन, सुझाव प्रदान करने आदि में सहायता करने में डिजाइन करें, जैसे उदाहरण के लिए एआई संचालित ड्रोन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर होगा, अंतरिक्ष आधारित वॉरफेयर, साइबर हमले का होना है। अग्रणी प्रौद्योगिकियों से संबंधित मुद्दे जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां, कानूनी खामियां, दोहरे उपयोग संबंधी दुविधा और अन्य मुद्दे इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ये मुद्दे, चुनौतियां, ये सब चीजें जब आपका मेंस होता है तो उस टाइम पर इनको याद करना, मतलब कि इस तरीके से आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो ये सब चीजें आपको जरूरी हो जाती है। तो आप जैसे आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो आपको बस ये प्रौद्योगिकियों के बारे में जानना है, बस इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो बस जाननी है कि ये किस तरीके से वर्क करती है, जैसे कि एआई आधारित वॉरफेयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर, अंतरिक्ष आधारित वॉरफेयर, साइबर हमले। तो ये हो गया। लेकिन इसके बाद जो संबंधित मुद्दे हैं इनको आपको जो ये सब आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर होती है। अग्रणी प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए भारत के द्वारा क्या कदम उठाए गए, तो भारत के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, तो ये प्री में भी पूछे जाते हैं, ये मेंस में भी पूछे जाते हैं। प्री में जैसे कि रक्षा एआई परिषद और रक्षा एआई परियोजना की स्थापना की गई है, तो ये परियोजनाओं के बारे में पूछ ले। प्रोजेक्ट सीकर क्या होता है, सुर्खियों में रहे प्रोजेक्ट सीकर के बारे में बताइए, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए। कि अथल सेना एआई आधारित फेस रिकॉग्निशन निगरानी और मॉनिटरिंग प्रणाली है। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 से जो सैन्य अभियानों में भारत की अंतरिक्ष वॉरफेयर क्षमता को एकीकृत करने के लिए पहला अंतरिक्ष अभ्यास है। डीआरडीओ युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जिसका उद्देश्य वॉरफेयर से जुड़ी उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में नवीन समाधान प्रदान करना होता है। अब आते हैं आगे की ओर भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के बारे में कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने बैंकों में वित्तीय धोखाधड़ी की जांच करने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र एकीकरण को पूरा किया है और इसमें आई फोर सी यानी कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के साथ एकीकरण के बाद वित्तीय धोखाधड़ी की कोई शिकायत त्वरित आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित बैंकों को भेजी जाएगी। इसमें के बारे में बात करें तो यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत स्थापित है और इसका उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध के मामले में निपटाने के लिए केंद्रीय हब के रूप में कार्य करना और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान बनाना और रुझानों का विश्लेषण करना शामिल होता है। और साइबर अपराध से संबंधित क्षेत्रों में पुलिस अभियोजकों, न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण में मदद करना होता है। ठीक है। बुचरिंग स्कैम के बारे में कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2023-24 में अपनी वार्षिक रिपोर्ट में पिग बुचरिंग स्कैम या निवेश घोटाला नाम से नए साइबर फ्रॉड के प्रति लोगों का आगाह किया है। और पिग बुचरिंग स्कैम के बारे में बात करें तो एक तरक्की की वैश्विक घटना है और यह बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग और यहाँ तक कि साइबर गुलामी भी इसमें शामिल है और इसमें साइबर अपराधी समय के साथ किसी भी व्यक्ति को विश्वास कायम करता है जिसमें आकर्षक योजना में निवेश शुरू करने और बढ़ाते रहने के लिए राजी किया जाता है और यह भरोसा कायम करने के बाद भी गायब हो जाते हैं और इस तरह निवेशकों का पैसा डूब जाता है। और पिग बुचरिंग जो स्कैम होता है वह सुअर काटने की उपमा सुअरों को उनके बल व पहले मोटा करने के अभ्यास में आई हुई है। अब आते हैं नौसैनिक लड़ाकू पोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागसीर जो राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं, इनके बारे में जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा 3 अग्रिम पंक्ति में नौसैनिक लड़ाकू पोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस बागसीर को समर्पित किया है और यह पहली बार है जब स्वदेशी रूप से विकसित एक विध्वंसक, एक फ्रिगेट और एक पनडुब्बी को एक साथ कमीशन किया गया और यह स्वदेशीकरण और समुद्री सुरक्षा के वैश्विक लीडर बनने में भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 3 अग्रिम पंक्ति में नौसैनिक लड़ाकू पोतों के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है आईएनएस सूरत। आईएनएस सूरत जो है वह P-15B गाइडेड मिसाइल डेट्रॉइट प्रोजेक्ट का चौथा और अंतिम पोत है और आईएनएस निगरानी जो आता है वह नौसैनिक के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो में डिजाइन किया जाता है और P-17A में स्टील फ्रिगेंट प्रोजेक्ट का पहला पोत है। और फिर आते हैं आईएनएस बागसीर जो कि मुंबई स्थित
माझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित और P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट के तहत इसे विकसित किया गई छठी और अंतिम पनडुब्बी है। यह फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास डिजाइन पर आधारित कलवरी क्लास की स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी होती है। फिर इसमें नौसेना की स्वदेशीकरण के लिए कुछ रणनीतिक लाभ हैं, जैसे कि सागर नीति, जो कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को प्रथम प्रतिक्रियागत स्वरूप से विकसित स्थापित करती है। समुद्री सुरक्षा, जो कि प्रादेशिक जल क्षेत्र की सुरक्षा करना, नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। रोजगार सृजन के अंतर्गत देखें तो यह बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना, जैसे बदावन बंदरगाह। व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखना, जैसे व्यापार से संबंधित आपूर्ति मांगों, समुद्री मार्गों का सुरक्षा करना। आत्मनिर्भरता में रक्षा क्षमताओं को आत्मनिर्भरता को हासिल करती है। तो इसके कुछ रणनीतिक लाभ भी देखने को मिलते हैं। भारतीय नौसेना के स्वदेशीकरण के प्रयास आते हैं, जैसे कि नीतियां, जो भारतीय सेना में मैरीटाइम कैपेबिलिटी परसेप्टिव प्लान आता है, जिसका उद्देश्य 2027 तक 200 जहाजों का बेड़ा तैयार करना और इसका विजन खरीदार नौसेना की जगह विनिर्माता निर्माता को लक्ष्य हासिल करता है। मेक इन इंडिया पहल में भारतीय नौसेना को शामिल करता है, जिसमें नौसेना में 40 नौसैनिक जहाजों में से 39 का निर्माण भारतीय शिपयार्ड के द्वारा किया गया है, जिसमें आईएनएस विक्रांत विमान वाहक, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघाट परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी है। और अंतरिक्ष अनुसंधान एवं विकास पहल के अंतर्गत बात करें तो अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस समुद्रयान परियोजना हिंद महासागर के तटीय देशों के साथ विज्ञान साझेदारी तथा माइंस का पता लगाने जैसे उच्च जोखिम वाले परिवेश के लिए स्वायत्त प्रणालियों का विकास आदि होता है। अब आते हैं एंटी टेरर गाइडेड मिसाइल नाग MK2 के बारे में, कि डीआरडीओ के द्वारा एंटी गाइडेड मिसाइल ATGM नाग MK2 फील्ड इवोल्यूशन ट्रायल्स राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। एटीएम नाग M2 के जो बारे में इस पे स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट की एडवांस तकनीक का उपयोग किया गया है। इससे ऑपरेटर लॉन्च से पहले टारगेट को लॉक कर सकते हैं, जटिल युद्ध क्षेत्र में सटीकता का हमला कर सकते हैं और ये एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्म से लैस आधुनिक बख्तरबंद वाहनों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। और गाइडेड सिस्टम के अंतर्गत देखें तो यह IIR इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के माध्यम से पेयरशिप होमिंग में सक्षम है। और ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो इंफ्रारेड का उपयोग करके टारगेट का पता लगाता है और उन्हें ट्रैक करता है। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 4000 मीटर हो, यह दिन और रात दोनों में इसका संचालन होता है। फिर आते हैं भार्गवास्त्र के बारे में, कि भारत ने अपनी पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली भार्गवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। स्वार्म ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। और स्वार्म ड्रोन वास्तव में कई मानव रहित हवाई वाहनों के समूह होते हैं, जो समन्वय प्रणाली के रूप में एक साथ कार्य करते हैं। भार्गवास्त्र की विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसकी ड्रोन का पता लगाने की क्षमता 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर ड्रोन का पता लगाने में सक्षम होता है। और इसकी त्वरित प्रक्रिया में गतिमान प्लेटफॉर्म पर तुरंत तैनात किया गया है। मल्टी टारगेट एंगेजमेंट होती है, जो 24 टारगेट्स का पता लगाकर उन्हें ट्रैक और निष्क्रिय करते हैं। गाइडेड माइक्रो म्यूसेंस होता है, जो खतरों और सूक्ष्म हथियारों को निर्देशित करके उसे निष्क्रिय कर सकते हैं। पिडाई मिसाइल या पिनाका रॉकेट के बारे में, कि टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल पिडाई और लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली पिनाका रॉकेट प्रणाली के गणतंत्र दिवस की परेड में 2025 में शामिल हुई। पिडाई मिसाइल जो होती है वह सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। उसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया था। और इस मिसाइल मारक क्षमता में 150 से 500 किलोमीटर लंबे मोबाइल लॉन्चर ने दागा हुआ था। यह मिसाइल के गाइडेड सिस्टम में अत्याधुनिक नेविगेशन प्रणाली में एकीकृत एवियन शामिल है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली के बारे में देखें तो यह लंबी दूरी की आर्टिलरी प्रणाली और यह 75 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को हमला करने में सक्षम होती है। और डीआरडीओ ने इसे विकसित किया। और पेलोड मारक क्षमता रेंज के आधार पर इस मिसाइल में कई संस्करण होते हैं। यूरोड्रोन के बारे में, भारत ने यूरोड्रोन में पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। और यूरोड्रोन यूरोपीय मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम एक ट्विन टर्बोप्रॉप मेल मानव रहित हवाई वाहन है। इसका उपयोग दीर्घकालीन मिशनों जैसे कि इंटेलिजेंस निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति टू है, समुद्री निगरानी आदि के लिए किया जा सकता है। और यूरोड्रोन कार्यक्रम के बारे में बात करें तो यह 4 देशों की पहल है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन शामिल हुआ। इसका नेतृत्व ऑर्गेनाइजेशन फॉर ज्वाइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन के द्वारा किया गया। अब आते हैं नेक्स्ट संजय सिस्टम के बारे में, कि हाल ही में रक्षा मंत्री ने भारतीय थल सेना की निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ाने के लिए युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली में संजय का शुभारंभ किया। संजय सिस्टम के बारे में बात करें तो यह भारतीय थल सेना, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। और इसे आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप विकसित किया गया है। यह एकत्रित जानकारी को संसाधित करके आर्मी डेटा नेटवर्क, सैटेलाइट संचार नेटवर्क के माध्यम से युद्ध क्षेत्र का एकीकृत निगरानी चित्र तैयार करेगा। और इस प्रणाली में जमीनी और हवाई बैटलफील्ड सेंसर से प्राप्त डेटा को निर्बाध रूप से एकीकृत करने में डिजाइन
किया गया है। अब आते हैं सुर्खियों में रहे अभ्यास, जैसे कि पहला आता है सूर्य किरण। सूर्य किरण जो अभ्यास है वह भारतीय थल सेना की टुकड़ी 18वीं बटालियन स्तर पर संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के भाग लेने में नेपाल रवाना हुई और भारत नेपाल के बीच बारी-बारी आयोजन का होने वाला ये वार्षिक सैन्य अभ्यास है। ला पेरोस के बारे में, जो कि भारत सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र में नौ सैन्य देशों में नौसेनाएं बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ला पेरोस में हिस्सा ले रही हैं। ला पेरोस अभ्यास हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच मलक्का, सुंडा, लोम्बिक जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जल मरुमध्य में फ्रांस द्वारा आयोजित किया गया। इसमें भाग लेने वाले देश में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर आते हैं। इसका लक्ष्य होता है समुद्री निगरानी, अवैध गतिविधियों की रोकथाम, समुद्री और हवाई अभियानों में सहयोग बढ़ाकर साझा समुद्री स्थिति जन जागरूकता को विकसित करना है। तो ये हमारे प्रमुख युद्ध अभ्यास हैं, जिसमें ये ला पेरोस आता है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक सुरक्षा से रिलेटेड फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक आएगा ये पर्यावरण, तो उसको कंप्लीट करेंगे। आप तब तक इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, जो उसको ज्वाइन करें। धन्यवाद।